Today I'm trying to explain you the third chapter of your book Glimpses of the Past. और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस अपने डाउट्स ज़रूर डालिएगा और प्लस जो मैं आपको क्वेश्चंस भेज रही हूँ एज अ होमवर्क आप उसके भी आंसर्स कमेंट करेंगे, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। इसमें हमें ऑफ कोर्स पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, अपने हिस्ट्री में के बारे में बताया जा रहा है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। सो इन दिस चैप्टर हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री। हमें थ्रू पिक्चर्स, पिक्टोरियल मतलब थ्रू पिक्चर्स हमें बताया जाएगा हिस्ट्री के बारे में ऑफ आर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857, यानी कि अबाउट 100 ईयर्स की हिस्ट्री बताई जाएगी कि क्या हुआ इंडिया में इस पीरियड में। These pictures and speech bubbles will help you clarify the understanding of the conditions that led to event known as the First War of Independence in 1857. तो through these pictures, through these air bubbles हमें बताया जाएगा कि क्या हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी की पहली लड़ाई से पहले क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। फर्स्ट पार्ट क्या है, द मार्टियर्स। मार्टियर्स क्या होता है, आप मुझे इसका मीनिंग टाइप करके भेजेंगे। देर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ लेडी, ये कौन है, शी इज़ लता मंगेशकर ऑफ कोर्स। तो आप इस क्या गा रही हैं, ऑन विच सॉन्ग शी इज सिंगिंग, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। ये कौन सा गाना गा रही हैं। चलिए आप मुझे एज अ होमवर्क बताएंगे, आप मुझे टाइप करके बताएंगे कि कौन सा गाना है, हिंदी में बताएंगे, हिंदी का गाना है लेकिन इंग्लिश में टाइप हुआ हुआ है। आप बताएंगे लता मंगेशकर कौन सा गाना गा रही हैं। और ख़ास बात क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने जब ये गाना सुना था, स्टार्टेड क्राइंग, वो रो रहे थे और वो याद कर रहे थे सारे मार्टियर्स को। और ये मार्टियर्स के नेम क्या क्या हैं, प्लीज़ कमेंट, ठीक है। देन अब हम आते हैं इस पेज पे। सेकेंड पार्ट है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। क्या हुआ इसमें, सम कंट्रीज कॉन्क्वेस्ट, इसमें क्या हुआ। फर्स्ट उसमें देखेंगे विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी। तो थ्रू ब्रिटिश के पास बहुत ज़्यादा अच्छे वेपन्स थे, हथियार थे, और उसके थ्रू वो इंडिया में कब्जा करता चला जा रहा था, एक्सटेंड कर रहा था, अपनी पावर्स बढ़ा रहा था। कौन सी ईयर की बात हो रही है, 1765 की बात हो रही है, जब इंडिया का मैप बहुत डिफरेंट था। और आप देखेंगे यहाँ येलो पार्ट है, दैट येलो पार्ट क्या दिखा रहा है, इंडियन पावर दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे इंडियन रूलर्स जो थे, वो किंग जो थे उनका रूल था, और यहाँ पिंक में कौन थे, ब्रिटिश थे, ठीक है। सेकेंड में क्या दिखा रहे हैं कि एक राजा बैठे हुए हैं, किंग इज देयर, एंड वो कुछ कमेंट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दैट अपस्टार्ट राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो किसी ने न्यूज़ दिया भाई कि भाई झगड़ा हो गया है, तो राजा क्या कह रहे हैं, भाई अगर झगड़ा हो गया है, राजा एक दूसरे पर लड़ रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, ब्रिटिश मर्चेंट्स यानी कि ब्रिटिश को बुलाओ एंड वो हमारी मदद करेंगे इस जंग से जीतने के लिए। तो इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। तो क्या नज़र आ रहा है इससे कि जो राजा थे उस वक्त इंडिया में, वो आपस में झगड़ा कर रहे थे और उनकी मदद कौन करते थे, ब्रिटिश। झगड़ा आपस में कर रहे हैं, मदद तीसरा आदमी कर रहा है जो इंडिया का बिलोंग भी नहीं करता, ही डजंट बिलोंग टू इंडिया, वो इस लैंड का भी नहीं था, वो आके मदद कर रहा है। तो इससे ये नज़र आता था कि इंडियन प्रिंस जो थे शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड का मीनिंग क्या होता है, आप मुझे प्लीज़ डिक्शनरी से ढूंढ के बताएंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। तो इस तरह से झगड़े आपस में, एक राजा दूसरे से राजा से लड़ रहा था, तो ऑफकोर्स पीस ही नहीं था, उनके अमन ही नहीं था कंट्री में। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। तो इस तरह से क्या हो रहा था, झगड़े बढ़ते चले जा रहे थे, इंडियन एक दूसरे से लड़ रहे थे, और इंडियन प्रिंस जो थे वो मदद ले रहे थे ब्रिटिश की, और धीरे धीरे वो उनकी एडवांटेज उठा रहे थे, उनसे फ़ायदा उठा रहे थे, और उनके नीचे वो सबड्यू मतलब दबते चले जा रहे थे। क्योंकि आप जब किसी से एहसान ले लेते हैं तो ऑफकोर्स आपको उसका नीचे दबना पड़ता है। तो जब आपने ब्रिटिश से मदद ली है जंग जीतने में, तो उसके फ़ायदे, उसके एडवांटेज में ब्रिटिश आपसे कुछ ना कुछ तो लेगा ना, प्रॉफिट। देन देयर इज दिस किंग, ये कौन है, ये है टीपू सुल्तान, द ग्रेट टीपू सुल्तान। ये मैसूर के रूलर थे और ये बहुत अच्छे, बहुत ब्रेव रूलर थे, और इन्होंने पहले से फार सीइंग मैन थे,
फार सीइंग का मतलब क्या होता है, जो दूर से समझ जाए, दूर पहले से देख ले दूर क्या होने वाला है। फार सीइंग जो दूरंदेशी जिसे कहते हैं, भाई प्रेजेंट में बैठ के आप फ्यूचर सोच लो कि भाई क्या होगा इसके आगे। तो उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि ब्रिटिश क्यों आए इंडिया, ही नोज कि ब्रिटिश की इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने पहले से ही क्या कहा, फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। तो वो लड़ते रहे ब्रिटिश के अगेंस्ट, और जब तक मरे नहीं वो उनके अगेंस्ट लड़ते रहे, लेकिन अपनी गद्दी नहीं दी। देन कुछ इंडियन लोगों की मेंटालिटी के बारे में इस पिक्चर में बताया जा रहा है कि हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट। इंडियंस का क्या रिएक्शन था भाई, जब ब्रिटिश जो थे आपस की लड़ो कॉन्क्वेस्ट में मदद करते थे, तो क्या लोगों का क्या कहना था, लोग क्या कहते थे। तो फर्स्ट उसमें स्क्वायर में देखेंगे, आप देख रहे हैं, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाय ठग्स, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। तो कुछ तो कह रहे हैं भाई थैंक गॉड, अच्छी बात है कि ब्रिटिश आ गए इंडिया में, कि भाई अब कुछ ज़्यादा लूट नहीं हो रही है, लूटिंग नहीं हो रही है, और गॉड ने भेजा है, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक विद देम। और हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत जो थी वो भी इनसे लिंक थी, इनसे जुड़ी हुई थी। द डेस्टिनी का मीनिंग आप इंग्लिश में इस वर्ड का मीनिंग आप ढूंढ के कमेंट करेंगे मुझे, और अपनी उसमें नोटबुक में भी लिखेंगे। देन इस स्क्वायर में क्या कह रहे हैं, द वाइट मैन हैज़ किल्ड